Conformers. We'll do conformers today. Conformers क्या है ना? Conformers arises due to free rotation across a C single bond C. इस C सिंगल बॉन्ड C के अक्रॉस कन्फॉर्मर्स होते हैं. हमने पढ़ा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में, यहाँ फ्री रोटेशन के बारे में बात किया है. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ बात किया हमने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बात की, जहाँ पे अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं. जहाँ पे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C होता है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. आप घुमाएंगे तो घूमेंगे, वो पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है. यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ रोटेशन बहुत आसान होगा. तो सिर्फ अल्केन्स में, याद रखिए सिर्फ अल्केन्स में कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा या कन्फॉर्मर्स वो दिखाएंगे. ठीक है ना? ये जैसे जैसे आप दोनों कार्बन को घुमाओगे, रोटेट करोगे, वैसे वैसे अलग अलग कन्फॉर्मर्स तैयार हो जाएंगे. एग्जाम्पल देखेंगे आगे हम. ठीक है, तो सिर्फ अल्केन्स में होता है, अल्केन्स अल्काइंस में नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. तो जो एनर्जी रूम टेम्परेचर में अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर पे, वो सफिशिएंट है ये फ्री रोटेशन होने के लिए. बिकॉज आप जानते हैं रोटेशन होना है तो एनर्जी की आवश्यकता है, और वो एनर्जी आपको सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. रूम टेम्परेचर इज़ सफिशिएंट. ठीक है, नोट दिस पॉइंट. अच्छा, एक बात बताइए, CH4 में कितने कन्फॉर्मर्स होंगे? हाउ मनी कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल फॉर CH4? येस, यू आर एग्जैक्टली राइट. जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल बराबर है. CH4 के नंबर ऑफ़ कन्फॉर्मर्स कितने होंगे? 0 होंगे. क्योंकि एक ही कार्बन है ना. ये जो कन्फॉर्मेशन है, कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म है, 2C सिंगल बॉन्ड C, 2 कार्बन के बीच में होता है. तो मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन है. मीथेन एक ऐसा अल्केन है, इसके अंदर कन्फॉर्मर्स नहीं होते हैं. बाकी सारे अल्केन्स के अंदर ये पॉसिबल है. ठीक है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए. तो C2H6 ये कि इथेन है, दिस इज इथेन. तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C प्रेजेंट है, यहाँ पॉसिबल है. कितने पॉसिबल है भाई? इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स पॉसिबल है. कैसे, आगे हम बात करेंगे. इन्फिनाइट, अगर जहाँ भी कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कितने कन्फॉर्मर्स होंगे भाई? इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होंगे. आगे हम बात करेंगे इसके बारे में. व्हाट अबाउट C2H2? C2H2 में एक भी कन्फॉर्मर बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज C2H2 इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज अल्काइन. यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यहाँ एक भी पॉसिबल नहीं. आंसर इज 0. ओके, चलो अभी ये कन्फॉर्मर्स हमने पढ़ चुके हैं पहले. इस बीच जगह रिविजन सिर्फ ले रहा हूँ, बिकॉज टुडे स्टूडेंट्स आस्क्ड कि सर एक थोड़ा वीडियो बना के दीजिए, हम भूल गए हैं, है ना, वो रीज़न से. तो ये आप जानते हैं इसमें 2 टाइप प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, या 2 टाइप का प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन. पहले हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन देखते हैं इथेन के लिए. अब देखो ये इथेन मॉलिक्यूल है, राइट. इसका हम कार्बन 1 कार्बन 2 हमने ले लिया. ये कार्बन 1 के फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है. तो फ्रंट कार्बन को हम डॉट से डिनोट करते हैं, डिनोट बाई डॉट. एंड जो बैक कार्बन है उसको डिनोट करते हैं सर्कल से. तो इस प्रकार से जब आप बनाते हो, बेसिकली यहाँ पे फ्रंट व्यू होता है. दिस इज़ अ फ्रंट व्यू, सी द मॉलिक्यूल फ्रॉम द फ्रंट व्यू. तो आपको इस प्रकार से न्यूमैन्स प्रोजेक्शन दिखता है, आप सभी जानते हैं. तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन को आप इस तरह 2 तरीके से बना सकते हो. एक तो भाई पॉसिबल है कि ये दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स है ना, पहली बात तो ईच जो कार्बन है, अगर सिंगल में लेता हूँ कार्बन को, ये 3 हाइड्रोजन है, इनके बीच में एंगल क्या है? 120 120 120. दूसरा कार्बन का भी ऐसा ही है. और दोनों कार्बन मानो एक ही पोजीशंस, उनके हाइड्रोजन सेम पोजीशंस, बैक टू बैक उनका हम अरेंज कर देते हैं, बैक टू बैक अरेंज कर देते हैं. तो क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाए, बिकॉज आप जानते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. तो दोनों एक के पीछे एक, एग्जैक्टली एक के पीछे एक आ जाएंगे, तो रिपल्शन बढ़ेगा. इसलिए इस प्रकार का जो अरेंजमेंट और कन्फॉर्मर होगा बहुत ही कम स्टेबल होगा. ठीक है, जबकि सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस. जब इसको आपने ये फर्स्ट वाले को 60 डिग्री से घुमा दिया, 60 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम से कम होगा. मिनिमम रिपल्शन कब होगा? जब डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा. ये 2 के बीच में, ये दोनों बैक टू बैक जो हाइड्रोजन है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल. और जब डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा तो फिर सबसे कम रिपल्शन होगा, और उसी केस को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर बोलते हैं. और जब दोनों के बीच में एंगल कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है,
तब उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं, जो लीस्ट स्टेबल होता है। तो याद रखिए इस बात को, लीस्ट स्टेबल फॉर्म इज एक्लिप्स्ड एंड मोस्ट स्टेबल इज स्टैगर्ड फॉर्म। एंड अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि व्हाट मस्ट बी द डायहेड्रल एंगल टू मोस्ट स्टेबल, आंसर इज 60 डिग्री। और कोई भी एंगल में उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और देखिए इनके बीच में अब 0 से लेके 60 तक जाने के लिए आप बहुत एंगल घुमा सकते हो, एक एक करके घुमाओ, पॉइंट वन घुमाओ, ऐसे करते हैं कितने सारे फॉर्म्स बनेंगे, राइट। डिफरेंट एंगल्स, एवरी वॉट एवर यू चेंज द एंगल, हर एक एंगल पे एक कन्फॉर्मर बनने वाला है। इसीलिए हमने आपको बोला इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल, पर वो सारे हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड। और जो भी इंटरमीडिएट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल है वो सभी जो है इन दोनों की स्टेबिलिटी के बीच में होंगे। देखो लीस्ट स्टेबल एक्लिप्स्ड है, मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड है, ठीक है। तो वॉट एवर एंगल यू चेंज, डिफरेंट एंगल्स यू मेक, वो सभी की स्टेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों के बीच में लेकर करेगी। एंड ऑल दोज कन्फॉर्मर्स आर कॉल्ड एज स्क्यू कन्फॉर्मर्स या गाउच, ठीक है। उन सबको हम स्क्यू या गाउच बोलते हैं, जो भी इन बिटवीन आते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टैगर्ड, मोस्ट स्टेबल मैंने बोला, एक्लिप्स लीस्ट स्टेबल है, और बीच में होगा स्क्यू या गाउच। अब इसी का इथेन का अगर हम बात करते हैं, सॉहर्स रिएक्शन, इस प्रकार से सॉहर्स रिएक्शन होता है। मतलब सॉहर्स में बस क्या होता है, साइड व्यू होता है ना, यू सी फ्रॉम ए साइड व्यू। जब साइड व्यू से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, सेम ही है, वहाँ भी वही एक्लिप्स्ड, बैक टू बैक है, दोनों हाइड्रोजन एक के पीछे एक आपको दिख रहे हैं, ये एक्लिप्स्ड है। और यहाँ पे देखो ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं, यहाँ पहले हाइड्रोजन था उसको घुमा दिया आपने, रोटेट कर दिया इसको आपने, पहले ऐसा था वो, दिस रोटेटेड बाय 60 डिग्री। जब 60 डिग्री से आप उसको घुमा दोगे तो स्टैगर्ड बन जाएगा। बस मुद्दा ये है कि भाई न्यूमैन में फ्रंट व्यू से देखते हैं और सॉहर्स में आप साइड व्यू देखते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। लेट अस सी ब्यूटेन का ये एक्लिप्स्ड गॉच वर्क कैसा होता है, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन। इथेन और ब्यूटेन दो फेमस है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसको मैं 4 तरीके से बना सकता हूँ इस प्रकार से, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है। ये मिथाइल दोनों मिथाइल ग्रुप एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक। बताओ यहाँ रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज दोनों बल्कि ग्रुप एक के पीछे एक है, नज़दीक है, तो लॉट ऑफ रिपल्शन विल बी देयर। देखिए ये भी एक्लिप्स जैसा ही दिख रहा है, और थर्ड वाला भी एक्लिप्स ही दिख रहा है। जब इसको 60 डिग्री से आप घुमाओगे, इसको 60 डिग्री से आप घुमाओगे तो आपको ये मिलेगा, इसको 60 डिग्री से घुमाओ तो आपको ये मिलेगा, इसको 60 डिग्री से घुमाओ तो ये मिलेगा, ठीक है ना। ये 4 फॉर्म पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर और घुमाओगे तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ रिपीट होती रहेंगी, वापस पीछे से पीछे आपको मिलेगा सेम थिंग्स सिमिलर। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप एक के पीछे एक है, और ये वाला थर्ड भी आप देख रहे हैं, ये भी एक्लिप्स है, पर यहाँ फ़र्क क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब जब मिथाइल और हाइड्रोजन या मिथाइल तो मिथाइल विल हैव मोर रिपल्शन, इसीलिए द एक्लिप्स्ड इज अनस्टेबल, स्टैगर्ड इज स्टेबल। ना अमंग द एक्लिप्स 2 है यहाँ पे। जब दोनों मिथाइल एक के पीछे है, इसको बोलेंगे हम फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, फुल्ली एक्लिप्स्ड। और थर्ड वाला क्या बोलेंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड बोलेंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो फुल्ली एक्लिप्स वाला अधिक अनस्टेबल होगा, बिकॉज दोनों मिथाइल बल्कि ग्रुप्स साथ में है, ठीक है। और 2 और 4 के स्टैगर्ड है। और यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या मिथाइल बाजू में है, और यहाँ मिथाइल एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे है। जब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशंस पे है तो यहाँ पे भाई रिपल्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लीस्ट रिपल्शन होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब 3 और 4 दोनों स्टैगर्ड है, परंतु 4th वन जो है वो फुल्ली स्टैगर्ड है, उसको हम बोलेंगे एंटी। जब ऐसा ऑपोजिट पोजीशन में उसको बोलेंगे एंटी बोलेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज लाइक दिस। स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, एंटी, पार्शियली एक्लिप्स्ड, partially staggered, फिर partially eclipsed, then fully eclipsed, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।